नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चौधरी इकोनॉमिक्स। यूजीसी नेट जून 2025 जो एग्ज़ाम हुई थी 29 जून को, उसका रिजल्ट आ चुका है। आज है 21 जुलाई 2025। सो रिजल्ट आ चुका है और आंसर की में चेंज जो है बहुत कम हुए हैं। वो हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या चेंज हुए हैं, क्या कट ऑफ रही है और कट ऑफ क्यों रही है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आपके स्कोर कार्ड अभी खुल नहीं रहे होंगे कि सर्वर डाउन हो चुका है यूजीसी नेट का, जो भी AWS जिसका भी ये यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी एक साथ लोग एक साथ क्लिक करते हैं, क्वेरी करते हैं, तो कई बार हैंग हो जाता है। तो ये खुल जाएगा होपफुली जब तक ये वीडियो आएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या आंसर की में चेंज हुए हैं, क्यों हुए हैं, फिर कट ऑफ क्या रही है, क्यों रही है, और फिर आगे की एग्ज़ाम्स के लिए हम क्या रणनीति अपना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं चेंज इन आंसर की। दो क्वेश्चन हमारे चेंज हुए हैं। देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन चेंज हुआ है, दो सब्जेक्ट के दो डिलीट हुए हैं और फर्स्ट पेपर में दो चेंज हुए हैं। तो फर्स्ट पेपर में ये जो चेंज हुआ है, ये क्वेश्चन चेंज हुआ है फर्स्ट पेपर का। और ये क्यों चेंज हुआ है, एक बार लाल पेन ले लेते हैं। क्यों चेंज हुआ है, इसका कारण है कि इसमें आना चाहिए 3 था, इन्होंने 3 दिया, लेकिन अभी इसमें 3 और 4 दोनों है। तो इसका कारण क्या है, ये क्रेस्चर नहीं था। ये जो सी आर है ना, सी आर का होना चाहिए था जी, जेस्चर्स था ये। सी आर जो है वो ऐसे प्रिंट हो गया, लेकिन ये था जी। तो जेस्चर्स होता तो ये सही होता, और नोट पूछा है तो क्रोनोटॉक्सिक्स हो जाता। क्योंकि आप अगर हिंदी वर्जन में देखोगे तो जेस्चर्स का जो हिंदी अनुवाद होता है कि हम हाथों से इशारे करते हैं, तो वही दिया हुआ है और उसके ब्रैकेट में जेस्चर्स लिखा हुआ है। तो ये गलती से प्रिंट हो गया, स्कैनिंग किया होगा या कैसे भी किया होगा, तो जी जो है वो प्रिंट हो गया सी आर। तो इसकी वजह से इन्होंने 3 और 4 ऑप्शन दोनों दे दिए कि अगर हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, उन्होंने 3 किया है तो उनका सही हो ही जाएगा। और फिर इंग्लिश वालों में दोनों में किसी में कंफ्यूज होंगे तो उनका भी सही हो जाएगा। डिलीट भी कर सकते थे, लेकिन 3 4 बेटर आंसर है। कम्युनिकेशन का इजी क्वेश्चन था ये। तो 4 क्वेश्चन चेंज हुए हैं। दूसरे पे चलते हैं। फिर से ये क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो ढंग से, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। सम स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, राइट कॉम्बिनेशन टीचिंग इज इंक्लूडेड इन लर्निंग। इसमें क्या दिया है, इसमें 4 ऑप्शन दे दिया था पहले, जो कि क्या था, इसमें टीचिंग इज इंक्लूडेड इन लर्निंग को फॉल्स बता रखा था। और पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग प्रोवाइड्स ए करेक्टिव एंड रिमीडियल स्कोप ऑफ टीचिंग, तो ये सही था। अपने को राइट कॉम्बिनेशन पूछा है तो ये तो सही है। और आंसर की में सी डी दे दिया था, लेकिन ये होगा ए डी। तो इसमें चेंज हुआ है 1। तो इसका कारण यही है कि टीचिंग इज इंक्लूडेड इन लर्निंग इज ट्रू, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो बहुत सारे लोगों ने 1 ही किया होगा, तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन सही आएगा। तो इसके 2 मार्क्स सबको आ जाएंगे, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन था और टीचिंग इज इंक्लूडेड इन लर्निंग होता है। लेकिन यूजीसी ने गलत आंसर दे दिया था, सी और डी फोर्थ, जो कि अब 1 हो गया है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर नीचे चलते हैं। 2 क्वेश्चन हुए हैं डिलीट, इकोनॉमिक्स में 2 डिलीट हुए हैं अपने सब्जेक्ट के, और वो 2 क्यों हुए वो भी देख लेते हैं। पहला ये हुआ है मैचिंग वाला। ये क्वेश्चन देख के लग रहा है बहुत हार्ड है, क्योंकि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप जनरली मीन मोड भी देख भी लेते हो तो काई स्क्वायर का नहीं देखते हम सिंपल नॉर्मल का देख लेते हैं, पोसोन का देख लेते हैं, मीन, वो भी हम मीन वेरिएंस तक देखते हैं, मोड याद नहीं करते हैं। तो जनरली वैसे ये ट्रिक क्वेश्चन था। ट्रिक ये था कि इसमें मोड आपको देखो, मोड का स्क्वायर का आपको पता है पॉजिटिव होता है और ऐसे करके कुछ होता है। तो मोड सबसे हाईएस्ट होती है, और मोड की वैल्यू कुछ, अगर इसकी n डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो मोड की वैल्यू कुछ n-2 होती है। ठीक है। तो मोड का बेसिक अगर आपको आइडिया होता है कि रूट भी नहीं लगेगा, ऐसे भी नहीं आता +3, और स्क्वायर में आता है, तो मोड का बेसिक आइडिया था, तो आप ऐसे इसको मैच करा सकते थे। ये ट्रिक टाइप का क्वेश्चन था। और दूसरा था जो कर्टोसिस होता है। कर्टोसिस, यहाँ पे ऑप्शन दिया था आई थिंक 3, जस्ट ए सेकेंड। पहले 4 दिया था। ए में अगर सी में आप 1 मैच करोगे तो केवल ये ऑप्शन मैच होता है। तो ये 4 ही दिया था, लेकिन अभी ये डिलीट हो गया। उसका कारण ये है कि ये B2 जो होता है वो कर्टोसिस होता है, और आपको पता है नॉर्मल का कर्टोसिस 3 होता है, 3।
और काई स्क्वायर का कुछ इसके आसपास होगा। जो ये 3 दिख रहा है तो इसको हम कर्टोसिस से मैच कर सकते हैं। तो ऐसे करते तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता, लेकिन जो ये वैल्यूज हैं दोनों, ये इन्होंने गलत दे रखी हैं। तो इसकी वजह से ये हो गया डिलीट। डिलीट हो गया तो सबको मार्क्स मिल गए, ये बोनस हो गया तो सबको मार्क्स मिल गए इसके। ठीक है, सबके लिए डिलीट हो गया। तो ये वैल्यू जो है, जो म्यू 3 और स्क्यूनेस की वैल्यू है, ये गलत दे रखी है। आई थिंक यहाँ पे 8 होता, 8/n, और यहाँ पे 14n प्लस 8n+48, यहाँ कुछ 8n+48 इसकी जगह, और इसकी जगह। ये तो ठीक लग रहा है, पर ये ट्रिक क्वेश्चन था। अगर ये सही दिए होते, तो अगर आप थोड़ा सा कोशिश करते कि मोड क्या होता है तो इससे मैच करते, तो ये फोर्थ ऑप्शन हो जाता। पर डिलीट हो गया, अच्छा हुआ। पर वैसे आगे वाले एग्जाम्स के लिए इस टाइप के फैक्ट्स, ये फैक्ट्स ही कहेंगे इनको, कि भाई काई स्क्वायर के रट लो मोमेंट्स, नॉर्मल के तो रटने ही हैं, ताकि आगे। तो ये क्वेश्चन आईडी जो है वो 473 है, ये देख लेना आप। क्वेश्चन आईडी 473 है, और इस बाकी दो क्वेश्चन आईडी इनकी भी देख लो, 360 आप मैच कर सकते हो अपनी आंसर सीट में, अगर ये आपका चेंज हुआ कि नहीं हुआ। और इसकी 377। और अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, जो एक्चुअल में चेंज होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन आईडी है 482। ठीक है, इसमें क्या है, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये मैचिंग करने थे। तो यहाँ से मैं मैच करके लाया हूँ। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिसोर्स लिमिट जो है वो थॉमस माल्थस ने दिया था। फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, अगर यहाँ पे देखोगे मैंने एक्सप्लेनेशन में डाल रखा है, थॉमसन, और डेमोग्राफी का फादर है जॉन ग्रंट, और थर्ड वर्ल्ड दी थी सेवी ने। सो इसको थॉमसन में मिलाना है, इसको जॉन ग्रंट में, और थर्ड वर्ल्ड सेवी में। तो आ गया 4, 3, 2 और 1, उल्टा पूरा। 4, 3, 2, 1 किसी में भी नहीं दे रखा है, 4, 3 यहाँ पे 1 और 2 दे रखा है। तो ये ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, इसलिए डिलीट हो गया। पर जनरली फादर ऑफ डेमोग्राफी में लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि जॉन ग्राउंड करना है या थॉमस माल्थस करना है। तो अगर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की भी साथ में थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और रिसोर्स लिमिट दे रखी है, तो वो माल्थस के पास जाएगी। तो मेरा रीजन यही है। अगर आपको लगता है कि ये रीजन से डिलीट नहीं हुआ, इसका कोई और रीजन है, या पिछले वाले क्वेश्चन का भी कोई और रीजन है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं कि कट ऑफ क्या रही। मैंने एग्ज़ाम जस्ट होने के बाद जो पेपर को देख के पहली बार एनालाइज किया था, तो मैंने ये बोला था कि 15 मार्क्स लो रह सकती है। मैंने बोला था 13 to 15 मार्क्स लो यानी। लेकिन इतनी लो रही नहीं कट ऑफ। कट ऑफ उतनी ज़्यादा लो नहीं रही। अगर आप बात करें, ये है एक्चुअल कट ऑफ। कट ऑफ अगर बात करें जेआरएफ की, तो 198 के पास पहुंच गई है अनरिजर्व्ड की, और नेट की 170 है। तो कितनी, यहाँ पे 180 थी। दिसंबर का जो बहुत इजी एग्जाम बोल रहे थे आप, उसकी 180 थी, और 170, यानी 10 मार्क्स ही डाउन गई है। और इसकी भी अगर देखी जाए तो 8 मार्क्स, जेआरएफ की ओनली 8 मार्क्स डाउन गई है जनरल में। और अगर एसटी की बात करें या एससी की बात करें, तो आई थिंक 12 मार्क्स, एससी में 12 मार्क्स का फ़र्क है, 12 मार्क्स डाउन गई है। हमारा प्रिडिक्शन जो था वो था कि 13-14 मार्क्स, यानी 7 क्वेश्चन के आसपास नीचे जाएंगे। तो उसके एक प्रिडिक्शन फेल क्यों हुआ, तो ये तो बोल सकते हैं ना प्रिडिक्शन फेल हो गया। आपने तो 15 बोला था, लेकिन 10। ये प्रिडिक्शन फेल होने के दो कारण हैं। एक तो दो क्वेश्चन डिलीट हो गए, डिलीट हुए तो 4 मार्क्स सबके बढ़ गए। ठीक है। दूसरा रीज़न ये हुआ कि आप टोटल कैंडिडेट्स अगर यहाँ पे देखोगे ना, ये है दिसंबर 2024 का रिजल्ट, ये 2024 वाला है इजी वाला पेपर, ये अब वाला 2025 वाला। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखोगे तो 66 से 56 हो गए, 10 कैंडिडेट कम लिए इन्होंने। इन्होंने क्या किया, जब कैंडिडेट्स की बारी आई, टोटल कैंडिडेट सोचा कि कितने कैंडिडेट्स हम लेके जाएं, तो कट ऑफ बहुत डाउन जा रही थी। जो हमने एक्सपेक्ट करी थी 15 कम जाएगी, 16 कम जाएगी, उतनी ही कट ऑफ जा रही थी। लेकिन इन्होंने क्या करा, फिर कट ऑफ को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो गए। आप हर एक में देखोगे, आप ईडब्ल्यूएस में तो देखोगे तो 11, 24, जहां 24 लोगों की जेआरएफ क्लियर हुई थी पिछली बार, इस बार ओनली 11 की हुई है। तो ये कट ऑफ जो हमने एक्सपेक्ट करी थी कि 12 नंबर कम जाएगी ईडब्ल्यूएस में, या 15 नंबर कम जाएगी, यानी 180 जाएगी, तो ये 180 नहीं गई। इन्होंने 10-12 कैंडिडेट्स कम कर दिए और कट ऑफ को थोड़ा बढ़ा दिया। ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं, दो क्वेश्चन डिलीट हो गए, प्लस
थोड़े से कैंडिडेट जो पास करते हैं, ये देखो यहाँ पे आप पीएचडी ओनली भी देखोगे तो 1656 कैंडिडेट पास हुए थे और इस बार 1362 कम कैंडिडेट्स पास हुए हैं। होपफुली रजिस्ट्रेशन बराबर हुए और एग्जाम देने लोग पिछली बार अराउंड 30 के गए थे। अभी तक स्कोर कार्ड आया नहीं है, वरना मैं बता देता कि कितने अपीयरिंग है, स्कोर कार्ड में लिखा होता है। तो अराउंड 30 के ही लोग अपीयर होते हैं और उनका परसेंटेज अगर हम निकाल के देखें तो 6% का नेट होता है। 6% का टोटल यहाँ करोगे नेट होता है और 0.6-0.7% या 1% का जेआरएफ होता है। तो ये कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर इसलिए गई है कि बहुत कम लोगों का इस बार नेट और जेआरएफ हुआ है। अगर आप ओबीसी में देखोगे नेट तो 500 लोगों का ही नेट हुआ है और पिछली बार 536 लोगों का हुआ था। इधर 756 का नेट हुआ था, इस बार 605 का ही हुआ है। तो ये कट ऑफ थोड़ी थोड़ी उसकी वजह से ऊपर गई। ठीक है। तो जिस जिसका सिलेक्शन हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे की तैयारी करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें आप। और अगर आपका जेआरएफ नहीं हुआ, अगली बार फिर से नेट देना चाहते हैं, आपका नेट ही हुआ है तो आप जेआरएफ की तैयारी करें। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि सक्सेस मंत्र क्या हो सकता है कि आज के बदलते युग में नेट जेआरएफ नेट करना है। अगर आपका नेट नहीं हो रहा, नेट में अटके हो, या आपका नेट ही नहीं हो रहा, या एक ऐसा है कि हर बार ही नेट हो जा रहा है लेकिन जेआरएफ से 5 क्वेश्चन, पेपर हार्ड आता तब भी 5 क्वेश्चन कम रह जाते हैं और पेपर इजी आ जाता तब भी 5 क्वेश्चन कम रह जाते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन कहाँ से कम रह रहे हैं, अगर इसका डिस्कशन हम करना चाहें तो इसका सक्सेस मंत्र ये है जेआरएफ का। एक तो पेपर वन को आप छोड़ो मत, इस बार पेपर वन बहुत टफ था, मतलब कंपेरेटिवली टफ था कि अराउंड 30+ आ जाएं, आपके अराउंड 35 आ जाएं तो आप मान के चलो आपके इस बार के पेपर में जनरल का आप जेआरएफ कैंडिडेट हो। इस बार 35+ में जनरली क्या होता है, इतना टफ पेपर आता नहीं है, तो आपको 40+ लाने पड़ते हैं जनरल के जेआरएफ के लिए। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 40+ या 42+ ऐसे लाने होते हैं। इस बार 35+ था। तो 35 या 40 नंबर लाने के लिए पेपर वन में आपको क्या करना पड़ेगा पता ही है आपको। एक तो आपका जो डीआई पार्ट है, हाँ इस बार डीआई पार्ट काफ़ी इजी आया था, तो कई लोग स्टूडेंट जो होते हैं डीआई को पूरा छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। मैथ्स को छोड़ के चला जाते हैं, प्रोबेबिलिटी को भी छोड़ के चले जाते हैं, तो 3 क्वेश्चन आ गए, अगर इजी आ गए तो आप तो बहुत पीछे हो जाओगे ना। और तो पेपर वन अच्छे से तैयार करना है। और पीवाईक्यू देखने, कई बार पीवाईक्यू आते भी नहीं है, पीवाईक्यू भी देखने हैं। प्लस किसी भी चीज़ को चांस के ऊपर नहीं छोड़ना है। फिर है कि हम मैथमेटिक्स को छोड़ नहीं सकते, और सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे से इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, तो जो लोग सर्वे छोड़ के गए थे वो कुछ नहीं कर सकते, तुक्के मारो, तुक्के मारने पे भी वही 1/4 चांस ही है सही होने का, वो भी अलग अलग मार दिए तो वो भी नहीं होगा। सो मैथमेटिक्स को और सर्वे को नहीं छोड़ सकते। तो आप अगर, जनरली ये होता है अगर जून में एग्जाम हुई है तो सर्वे 1 फरवरी के आसपास आता है, राइट। 1 फरवरी के आसपास सर्वे आता है, मार्च में सर्वे की अच्छे खासे एनालिसिस आ जाते हैं, तो जून में जो एग्ज़ाम होती है वो जनरली सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। और जो दिसंबर में एग्ज़ाम होती है उसमें बाकी रिपोर्ट से, बाकी आरबीआई वगैरह रिपोर्ट्स हैं ना, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। ट्रेंड जनरली ये रहता है। तो अगर आप जून का एग्जाम दे रहे हैं तो सर्वे बजट पूरा अच्छे से याद करके जाएं, वो जरूर पूछा जाएगा। और मैथमेटिकल पार्ट जो है, इकोनोमेट्रिक्स की बात नहीं कर रहा, मैथमेटिकल पार्ट कौन सा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के डायरेक्ट क्वेश्चन एक तो, और दूसरे वो क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है कि भाई लैग्रेंजियन दे दिया, उसको मैक्सिमाइज करना है, ये वो। तो इस बार उस टाइप के 12 से 15 क्वेश्चन आए थे। वो नहीं आता तो आप दौड़ से बाहर हो गए जेआरएफ के, तो वो भी हम छोड़ के नहीं जा सकते। और टाइम मैनेजमेंट, इस टाइप का पेपर अगर आता है, थोड़ा सा लेंथी पेपर आता है, उसमें टाइम मैनेजमेंट की हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, एक तो आप हमेशा ट्रैक रखो कि अगर आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अगर आपको पेपर वन पहले करना है तो पेपर वन में 50 क्वेश्चन होते हैं, यानी 1/3 पार्ट है अपना, और अपने को 3 घंटे मिलते हैं, 180 मिनट मिलते हैं। तो पेपर वन को 50 मिनट में निपटाना ही है, कुछ भी हो जाए। और पेपर वन को पहले, जनरली पहले करना चाहिए, ताकि आप फिर सब्जेक्ट में अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकें। क्योंकि सब्जेक्ट में कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और पेपर वन रह जाता है, और पेपर वन भी इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई करें 50 मिनट में। अगर डीआई बहुत ज़्यादा लेंदी आ गया तो अलग बात है, लेकिन 50 मिनट 60 मिनट के अंदर ट्राई करें पेपर वन अच्छे से हो जाए। फिर पेपर टू में आप क्या कर सकते हो, एक तो पैसेज आते हैं लास्ट में दो, जो 10 क्वेश्चन जो है ना एंड में आते हैं, 141 से लेके 150 तक। कई बार वो इजी आते हैं, इस बार इजी नहीं आया इतना, लेकिन कई बार वो इजी आते हैं, तो इस पे जाएं डायरेक्ट।
आप इस पे डायरेक्ट जा सकते हैं, उन पे फोकस कर सकते हैं। और जो स्टेटमेंट वाले मल्टीपल स्टेटमेंट और मल्टीपल करेक्ट ए बी सी ए बी डी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बीच में पेपर के, पेपर 2 में बीच में, और आपको नहीं आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, तो उसको तुरंत स्किप करो, थोड़ा सा रीड करो। ऐसे नहीं कि उस पर 5 मिनट लगा दिए और 5 मिनट पढ़ के पता चला ये तो हमको आ ही नहीं रहा। नहीं, तुरंत देखो एलिमिनेट हो रहा है, कुछ हो रहा है, दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ऐसे करके तुरंत उस पे तुक्का लगाना है, छोड़ना है, छोड़ना तो कुछ नहीं है, तुक्का लगाओ आगे बढ़ो। और कभी भी क्वेश्चन ऐसे मत छोड़ो कि इसको मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि अगर लेंदी पेपर आएगा बाद में देखने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। तो उसको उसी टाइम पे उस क्वेश्चन को क्या डिसाइड करना है, उसके साथ क्या सलूक करना है, उसको मारना है, छोड़ना है, टिक करना है, तुक्का मारना है, तुरंत उसको डिसाइड करो और आगे बढ़ो। उतना टाइम नहीं मिलता है। और टाइम ऊपर जो टिक टिक होता रहता है उसको देखते रहो, जितने क्वेश्चन बचे हैं उसके हिसाब से आपके पास टाइम बचा हुआ रहना चाहिए। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही है टाइम मैनेजमेंट की, कि अगर बड़ा क्वेश्चन है आपका देखा हुआ नहीं है, तुक्का मार के तुरंत आगे बढ़ो, क्योंकि वापस आने का टाइम ही नहीं मिलता है ऐसे पेपर में। और फिर कंप्रहेंशन जो मैं बता रहा हूँ पेपर 1 के एंड में भी होते हैं और पेपर 2 के एंड में भी होते हैं, ये मस्ट है, यही स्कोरिंग है, इनको छोड़ दिया तो कुछ नहीं है। और पीवाईक्यू का एनालिसिस हमेशा करना चाहिए, क्यों, कहाँ से पेपर आ रहे हैं। लेकिन इस बार पीवाईक्यू से नहीं आया, लेकिन जो दिसंबर 2024 वाला था उसमें पीवाईक्यू का कुछ रोल था। तो आपको तो 6 महीने से एग्जाम आती है, कभी ना कभी तो पीवाईक्यू आएंगे ही, या उससे रिलेटेड कंसेप्ट आएगा ही, तो उसको आप क्लियर कर सकते हो इजीली। ठीक है, अगर आप यहाँ तक बने रहे तो थैंक यू। और आप टेलीग्राम चौधरी इकोनॉमिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, और आप अपने स्कोर कार्ड भेज सकते हैं अगर आपके खुल गए हैं स्कोर कार्ड तो। और अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं चाह रहा था कि एक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे इकोनॉमिक्स पे एक पूरा बड़ा वीडियो लेके आऊँ, जिस पे पूरा एक्सप्लेनेशन हो अच्छे से, रटने वाली चीज़ें भी हों कि क्या रटना है इसमें से क्या समझना है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आए तो थम्स अप करें। थैंक यू।